गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः इस क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है ना। हमने पिछले क्लास में क्या बताया आप लोगों को कि क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल है ना, और क्या पढ़े, वर्टिकल। तो इसके अंतर्गत कैसे इस चीज ये दोनों में कैसे मोबिलिटी आती है ये हमें आगे जानना है। तो क्षैतिज रेखा अर्थात भूमि की सतह के समांतर रेखा पर होने वाला परिवर्तन क्षैतिज या समतल गतिशीलता कहलाता है। क्षैतिज रेखा अर्थात भूमि की सतह के समानांतर रेखा पर होने वाला परिवर्तन क्षैतिज या समतल गतिशीलता कहलाता है। जब कोई व्यक्ति भौगोलिक स्थान पर मात्र भौगोलिक स्थान पर क्या कर रहा है, परिवर्तन करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, चाहे व्यवसाय का परिवर्तन हो या शिक्षा का। शिक्षा लेकिन यदि सामान्यता आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस लगभग वैसी ही बनी रहे तो यह क्षैतिज गत्यात्मकता के उदाहरण होंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के उदाहरण होंगे। ऊर्ध्वगामी या ऊपर की ओर गत्यात्मकता ऐसी होती है जैसे किसी प्राइवेट क्लब में प्रवेश पाना, जहां पर प्रत्येक सदस्य की किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा सिफारिश की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्ध्व संबंध भी बहुत कमजोर है। शिक्षा के क्षेत्र में ऊर्ध्व संबंध भी बहुत ही कमजोर है। विश्वविद्यालयों के विभाग कॉलेजों के प्रति उदासीन है और कॉलेज स्कूलों से एक श्रेष्ठतावादी तटस्थता बनाए हुए हैं। कॉलेज स्कूलों से एक श्रेष्ठतावादी तटस्थता बनाए हुए हैं। सोरोकिन ने इन संस्थाओं को सामाजिक उन्नायक कहा, जो एक निम्नतम स्तर के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर तक पहुंचा देती है। पश्चिमी समाजों में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का महत्व पहले से आज कहीं अधिक है। यह कहा गया है कि माता पिता केवल शरीर को जन्म देती है, माता पिता केवल शरीर को जन्म देती है जो कि सर्वोच्च है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति की स्थिति को उन्नायक होने के कारण ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का है ना, गतिशीलता का प्रमुख स्रोत है। यह ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर अपवर्ड मोबिलिटी हो सकता है या निम्नगामी नीचे की ओर डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हो सकता है। इसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए क्या है उदाहरण। कोई पाठशाला अध्यापक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया तथा शोध व लेखन कार्य कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कॉलेज के क्या बन जाते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं या बन सकते हैं। तो कुछ वर्षों के बाद रीडर, कुछ वर्षों के बाद प्रोफेसर, कुछ वर्षों के बाद विभागाध्यक्ष, कुछ वर्षों के बाद डीन और कुछ वर्षों के बाद उप कुलपति भी बन सकते हैं। तो ये सभी पदोन्नतियां उसकी आर्थिक सामाजिक पद स्थितियों को ऊंचा बनाती है। अतः यह लंबवत ऊर्ध्वगामी है ना, वर्टिकल मोबिलिटी का उदाहरण है। आधुनिकीकरण में अध्यापक की अब हम भूमिका देखते हैं कि क्या उनकी रोल है। तो शिक्षा आधुनिकीकरण का अभिकरण है।
शिक्षा आधुनिकीकरण का अभिकरण है। अतः आधुनिकीकरण में एक अध्यापक की भूमिका मुख्य है। आधुनिकीकरण में क्या है? अध्यापक की भूमिका मुख्य है। निम्न प्रकार से अध्यापक योगदान दे सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर। आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर अध्यापक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं आधुनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आधुनिक होना चाहिए। उसे अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहना चाहिए। ऐसा अध्यापक अपने विद्यार्थियों से आधुनिक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा करने से ही क्या हो सकता है? अध्यापक क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रतिकारों का खंडन। प्रतिकारों का खंडन करने का मतलब कि समाज में ऐसे बदलावों को प्रतिकार करते हैं, है ना। इन सब चीजों के कारण मीन्स रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, प्रथा, इन सब चीजों का जो खंडन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकिंग प्रतिकार। तो प्रतिकार करते हैं। अध्यापक को सभी प्रतिकारों को तोड़ने के लिए क्या करनी चाहिए? प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चों आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो सके। शिक्षा एवं शिक्षण विधियों में आए परिवर्तन से अवगत होना चाहिए। शिक्षा एवं शिक्षण विधियों में आए परिवर्तन से अवगत होना चाहिए। कैसे? समयानुसार शिक्षा शिक्षण विधियों में भी बदलाव आया है ना। तो आज शिक्षा केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को दैनिक अनुभव से क्या कराना है? परिचित कराना है। दैनिक अनुभव, डेली हमारे कार्य शैली में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उन सब चीजों से हमें क्या कराना है? ये शिक्षण विधियों में उन सब चीजों से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। समस्याओं का सामना करना। परंपरागत समाजों में समस्याओं का सामना कराना। तो परंपरागत समाजों में हमेशा बदलाव का प्रतिकार किया जाता है। ऐसे समाजों में लोग अपने पुराने विचारों को जल्दी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे समाजों में क्या करते हैं? हमेशा जो बदलाव का प्रतिकार किया जा रहा है, तो ऐसे समाजों में लोग पुराने विचारों को जल्दी नहीं छोड़ना चाहते। यदि अध्यापक आधुनिक विचारधारा वाला है तो रूढ़िवादी अध्यापक ही उस अध्यापक का विरोध करेंगे। कौन करेंगे? रूढ़िवादी अध्यापक ही उस अध्यापक का विरोध करते हैं। इसलिए आधुनिकता के पक्षधर अध्यापक को आलोचनाओं और समस्याओं को सामना करने के लिए क्या होनी चाहिए? हमेशा तत्पर तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। तो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखें कि ऐसे वातावरण आधुनिकीकरण के लिए एक अध्यापक को खुद प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। ऐसे वातावरण में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता का एहसास होता है। वे अपने विचार क्या करते हैं? आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। ऐसे वातावरण में क्या होते हैं कि बच्चे जो है वे अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग। एक अध्यापक को अपने क्या करना चाहिए? समस्त कार्यों में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। वह ऐसा करके बच्चों के सामने आधुनिकता का एक प्रतिमान स्थापित कर सकता है। ठीक है, अब हम इस आधुनिकीकरण यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लें कि शिक्षा गतिशील होती है, क्षैतिज गतिशील एवं ऊर्ध्वगामी गतिशील कैसे इसे प्रभावित करती है? बताएं। शिक्षा
गतिशील होती है, क्षैतिज गतिशील एवं ऊर्ध्वगामी गतिशील को यह कैसे प्रभावित करती है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिकीकरण में अध्यापक की भूमिका की विवेचना करें। आधुनिकीकरण में अध्यापक की भूमिका की विवेचना करें, है ना। और नेक्स्ट क्या है, आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा की भूमिका को सविस्तार बताएं। और एक नेक्स्ट जान लीजिए, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उदग्र सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इन सब चीजों का वर्णन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली कक्षा में पुनः आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को, है ना, आधुनिकीकरण समझ में आ गया हो तो लाइक करें,